सर मेरा क्वेश्चन ये है जी कि सर तुलसीदास हैं, आपने हमें पढ़ाए हैं तुलसीदास। जी जी सर उनका राम प्रेम जग जाहिर है। जी। सर वो राम प्रेम आज के समय में कैसे प्रासंगिक होगा? बेटा बहुत अच्छा प्रश्न किया इस विद्यार्थी ने कि जो राम प्रेम है, राम प्रेम की स्थापना करने के लिए हमें राममय बनना पड़ेगा। तुलसी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो उन्होंने कहा कि सिया राममय सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरि जुग जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी, समग्र संसार को सिया राममय मान करके और समग्र संसार के लोगों को प्रणाम किया कि स्त्रियां जो है सीता हैं और पुरुष जो है राम हैं। ऐसा मान करके जब रामचरितमानस सबको प्रणाम किया और रामचरितमानस की रचना की, और तभी जो है उनका प्रेम जग जाहिर हुआ, उनके प्रेम की पराकाष्ठा बढ़ी। इसी प्रकार आज के परिप्रेक्ष्य में भाई भाई से नहीं पट रहा है, बहन भाई का नहीं पट रहा है, और माँ बेटे का बाप का नहीं पट रहा है। इसका कारण क्या है? कारण यही है अज्ञानता और अशिक्षा और प्रेम का विलुप्त हो जाना, स्नेह का विलुप्त हो जाना। आज मनुष्य जो है प्रेमवादी न होकर के, अनुरागवादी न होकर के, और वह जो है उपभोगवादी और भोगवादी हो गया है। जहाँ भोगवाद उपभोगवाद आएगा वहाँ मानवता समाप्त हो गई और जो है प्रेम का वो ह्रास हो गया। मैंने लिखा है कि भावना का ह्रास जहाँ प्रेम का विनाश, हमें इस दुरावस्था भर पे खेद होना चाहिए, और होवे राम राज आज इस वसुधा पर गांधी जी के सपने साकार होने चाहिए। तो मैंने लिखा है जी। तो यही सारी बातें हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न। अगला सर दूसरा सवाल है ये कि सर मलिक मोहम्मद जी जायसी किस प्रकार सूफी फकीर हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया बेटा। मलिक मोहम्मद जायसी किस प्रकार सूफी कवि हैं, फकीर हैं। जब उन्होंने जन्म लिया, जब उनका जन्म हुआ अमेठी में के पास एक गांव है जायस, वहाँ जन्म लिया। जन्म के बाद स्वयं जो है वो ऐसे परिवार से विरक्त हो गए और उन्होंने सूफी परंपरा को माना, और उन्होंने यही कहा कि स्त्री में ही ईश्वर का वास है, और उन्होंने स्त्री दर्शन में ईश्वर को देखा। जब बेटा आवाज़ नहीं करेंगे कि स्त्री दर्शन में ईश्वर उन्हें अनुभूत हुआ, तो क्योंकि सोफा शब्द जो है ये उसका शब्द है फारसी का, सोफा शब्द है सूफा से बना सूफी। तो सूफी जो काव्य है वो जो है प्रेम प्रधान काव्य है। सूफी काव्य कैसा काव्य है? प्रेम प्रधान काव्य है। और चूंकि जो व्यक्ति प्रेम की पीर का गायक होगा, प्रेम मार्ग से चल करके ईश्वर को प्राप्त करता है, तो वह प्रेम मार्गी कवि होता है। तो सूफी परंपरा, सूफी संतों की यही प्रेम मार्गी परंपरा रही। तो प्रेम मार्गी परंपरा को अपना करके मलिक मोहम्मद जायसी जो है सूफी फकीर हो गए, और उन्होंने यही देखा प्रेम के रास्ते पर ही प्रेम ही ईश्वर है, और
प्रेम से बढ़ कर के कुछ नहीं है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। तो प्रेम मार्ग पर को अपना करके सूफी कवियों ने मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रेम का मार्ग अपनाया। और जो है प्रेम का मार्ग चूँकि सूफी परंपरा का एक दर्शन है और उस दर्शन को अपना करके मलिक मोहम्मद जायसी सूफी फ़कीर हो गए। बात समझ में आ रही है सबको? जी। और बेटा रुको मत। सर एक वो मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास में अंतर बताइए। जी, मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसी, बहुत अच्छा प्रश्न किया इस विद्यार्थी ने। क्या नाम है बेटा? दीपक मौर्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि तुलसी और मलिक मोहम्मद जायसी में क्या अंतर है। तुलसी बेटा, पहली बात, तुलसी सगुण साकार, सगुण धारा के कवि हैं। ठीक है, तुलसी जो है सगुण धारा राम शाखा के काव्य हैं। और जबकि मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी कवि हैं। ये पहला अंतर। दूसरा अंतर जो है, तुलसी ने राम की मर्यादा की स्थापना की। तुलसी किसकी मर्यादा की स्थापना करते हैं? राम की। और दूसरा, जबकि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो प्रेम की स्थापना करते हैं, प्रेम के महत्व की स्थापना करते हैं और जीवात्मा में ईश्वर को देखते हैं। तुलसी ऐसा नहीं करते। तुलसी तो जो है, तुलसी के लिए तो राम ही सब कुछ हैं, सीता और राम ही सब कुछ हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी के लिए उनका प्रेम दर्शन और जो है स्त्री दर्शन में, यह अर्थात जीवात्मा में ईश्वर को देखा। जीवात्मा के माध्यम से परमात्मा का मिलना जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी दिखाते हैं। बात समझ में आ गई सबको? हाँ जी। सर जी जी, अजगर वजाहत की कहानी में शेर किस प्रकार राजनीति को दर्शाता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। अजगर वजाहत, असगर वजाहत, अजगर नहीं है, असगर वजाहत बहुत अच्छे लेखक, पत्रकार और सजग विचारक हैं। शेर नामक कहानी के माध्यम से उन्होंने दर्शाया है कि जब तक सत्ता पक्ष के अनुकूल कार्य होता है तब तक सत्ता पक्ष जो है कुछ नहीं कहते। सत्ता पक्ष कुछ नहीं कहता क्योंकि उसके अनुकूल सारे कार्य हो रहे हैं। हाँ, खाना खिलाना, लेना देना सब चल रहा है। लेकिन जहाँ विरोध हुआ, भ्रष्टाचार का विरोध हुआ, व्यभिचार का विरोध हुआ, कदाचार का विरोध हुआ, वहीं सत्ता पक्ष जो है वो क्या हो जाता है? खूंखार हो जाता है शेर की भांति। अगर शेर को बैठे बिठाए शिकार मिल जाए तो शेर क्यों परिश्रम करेगा भाई? करेगा? नहीं करेगा ना। उसी प्रकार ठीक राजनीतिक सत्ता जो है वो जो है उसको सब कुछ पका पकाया मिल जाए। हाँ भाई, तूने इतने लेने हैं, उसको इतने देने हैं। हाँ, सारी रिश्वतखोरी, हाँ, जमाखोरी जितनी बैठे बिठाए
राजनेताओं को मिल जाती है। अगर ये न मिले तो राजनेता जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, जनता को कुचल भी सकते हैं, जनता का दलन भी कर सकते हैं। तो ये लेखक ने इसमें दिखाया है। और लेखक ये भी कहता है कि सब शेर के मुख में जा रहे हैं। कहते भाई वहाँ जो है रोजगार है। अरे शेर के मुख में क्या रोजगार है भाई? बाद में सब कुछ जो है पता चलता है कि सब जो है सब गड़बड़ घोटाला है। सब जो जहाँ के तहाँ सब जगह कुएं में भांग पड़ी है। तो लेखक जो है समाज को जागरूक करता है कि जो धोखाधड़ी वाली राजनीति है उससे जनता सावधान हो जाए। बात समझ में आ गई जी? अगला प्रश्न। बेटा बात मत करिए। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा है। हाँ इधर आ जाओ। क्वेश्चन था जी सर, मानव के विकास का प्रकृति पर कैसा असर पड़ा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मानव के विकास का प्रकृति पर अच्छा प्रभाव भी पड़ा, बुरा प्रभाव भी पड़ा। ज्यों-ज्यों मानव ने अपने लिए विकसित होकर के सुविधाएं बनाई, सुविधाओं के साथ साथ प्रकृति का दोहन हुआ। ज्यों-ज्यों जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी है। मानव का विकास होता गया और मानव ने अपने मनचाही सुविधाएं भी बनाई, रहने के लिए मकान भी बनाए। जहाँ पेड़ पौधे थे वहाँ काट करके मकान बना लिए, कंक्रीट के मकान बना लिए। और जो है जीविकोपार्जन के लिए उद्योग धंधे भी खोल लिए। जब उद्योग धंधे खोलिए तो भाई सबको रोजगार मिला और अपने दूरसंचार भी कर लिए। जहाँ दूरसंचार हुआ वहाँ जो आवाज़ नहीं, सैटेलाइट भी छोड़े। तो विकास जो है पारिवेशिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व के स्तर पर, ये 4 आयामों पर विकास मानव ने किया। बात मत करो। मानव ने 4 स्तरों पर विकास किया। वही जो है प्रकृति का विनाश होता गया, प्रकृति का विकर्षण होता गया, प्रकृति अपने आप में सिमटती गई। जब पेड़ कटेंगे, हाँ भाई, जब पेड़ कटेंगे, उद्योग धंधे बनेंगे तो क्या प्रकृति का विकर्षण नहीं होगा? प्रकृति विकृत रूप में नहीं होगी। तो जहाँ मानव ने अपने लिए लाभप्रद कार्य किए, वही प्रकृति के लिए जो है हानिकारक कार्य किए। और वही उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि प्रकृति जो है असंतुलित हो गई। अब संपूर्ण विश्व